नमस्कार। बड़ी खबरें में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। बड़ी खबरें में हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम बड़ी खबरें जो लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएन महासचिव के बयान की। आपको बता दें, यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटरेस का बयान सामने आ चुका है। कोविड-19 के अफ्रीका में फैलने का खतरा है, सिर्फ वैक्सीन ही बना सकती है हालात को सामान्य। साल के आखिर तक वैक्सीन आने की उम्मीद है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से यूएन के महासचिव का बयान आ चुका है। एंटोनियो गुटरेस का ये कहना है कि सिर्फ वैक्सीन ही हालात को सामान्य बना सकती है। साल के आखिर तक वैक्सीन आने की उम्मीद है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। आरबी उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आरबी उपाध्याय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूएन के महासचिव ने साफ तौर से कह दिया है कि खतरा और बढ़ेगा और ऐसे में वैक्सीन के द्वारा ही बचाव किया जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण बयान है ये महासचिव का। देखिए, एक्चुअल में बिल्कुल फैक्ट है, हकीकत यही है, चाहे कोई कितना भी दिखाए। तो जब भी कोई नया वायरस आता है तो उसकी स्टडी में टाइम लगता है। तो ये बिल्कुल कोरोना एक नया वायरस है और इट विल टेक टाइम। जब स्टडी कराएंगे, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होंगे, तब नई रिसर्चें होंगी। और देखिए, जहां तक टीके का प्रश्न है, तो वो भी कोई एक दिन में या 2 दिन में नहीं डेवलप हो जाता। उसका भी एक प्रोसेस है और लगभग 1 साल उसमें लगता है कि भी वो ट्रायल में होता है। पहले उसको ट्रायल करते हैं, फिर उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, वायरस के अकॉर्डिंग भी क्या उसमें। तो ये चीजें बिल्कुल फैक्ट कहा उन्होंने कि भी अभी और फैलेगा। क्यों अभी देखा, पहले कह रहे थे कि भी डेड बॉडी में नहीं है, अब आ रहा है डेड बॉडी में है, दूसरी चीजें हैं भी किस तरीके से। तो अभी इसको समझने में ही, स्टडी में और समझने में ही टाइम जा रहा है। अभी तक कोई विशेष सफलता उसमें नहीं मिल पाई है। आप देखेंगे चाइना में दोबारा भी जो लोग एक बार हो गया मैं ठीक हो गया और फिर मुझे दोबारा कोरोना हो गया, तो अभी तक ये था कि नहीं, एक बार एंटीबॉडी डेवलप अगर मान ली सपोज करिए मैं पॉजिटिव हो गया और ठीक हो गया, तो मेरी बॉडी ने जो एक सिस्टम है वो डेवलप कर लिया और मुझे दोबारा नहीं होगा। जो आमतौर से अन्य वायरस में ऐसा होता है कि एक बार एंटीबॉडी अगर बॉडी में डेवलप हो गई तो दोबारा से वो वायरस अटैक नहीं करता। लेकिन इस वायरस की जो स्टडी है अभी तक, वो ये भी बता रही है कि भाई दोबारा भी एक्चुअल में आप उससे ग्रसित हो सकते हैं। तो अच्छा, ये बताइए उपाध्याय जी, लगातार हमने देखा कि डब्ल्यूएचओ को लेकर अमेरिका का रवैया क्या रहा है, और डब्ल्यूएचओ की अगर बात की जाए तो किस तरह से वैक्सीन तैयार हो सकती है, किस तरह के उपाय हो सकते हैं तमाम तरह की बीमारियों या वायरसेस से निपटने के लिए, वो उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करती है। अब तो अमेरिका ने जो मदद देनी है डब्ल्यूएचओ को वो भी रोक दी है। ऐसे में यूएन के महासचिव का बयान आ चुका है, डब्ल्यूएचओ को फंड नहीं मिल पा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि तमाम देश लगातार कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन अगर डब्ल्यूएचओ को और ज्यादा मजबूत किया जाता, अमेरिका उसका और भी ज्यादा सहयोग करता, तो थोड़ा सा सही होती स्थितियां। और समय आने पर हम डब्ल्यूएचओ से भी सवाल कर सकते थे कि आखिर ये जो तमाम तरह की बातें उनके बारे में कही जा रही हैं वो क्यों है। लेकिन क्या ये सही समय था कि अमेरिका ने फंडिंग रोकी डब्ल्यूएचओ को? क्या वैक्सीन को लेकर इसमें कोई दिक्कतें आ सकती हैं? डेफिनेटली देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड नहीं होगा तो वो जो एक स्पीड होनी चाहिए, जो रिसर्च होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। और अमेरिका का ये जो रवैया है वो कहीं ना कहीं मानवता के विरुद्ध है। भी वो खुद सफर कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि भी इसमें इंडिविजुअली कोई भी कुछ नहीं कर सकता। डब्ल्यूएचओ की जो भूमिका है, आपने देखा होगा विगत में भी जब भी इस तरह की महामारी फैली है तो डब्ल्यूएचओ ने अपने आप को प्रूव किया है। अब उस पर आप एक आरोप लगा के और उसकी फंडिंग बंद करते हैं तो ये विश्व के जो भी जनमानस है उसके हित में नहीं है। चले, वाकई में हम लगातार यही उम्मीद कर रहे थे कि शायद अमेरिका की तरफ से भी कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और जल्द से जल्द वैक्सीन जो है उसकी ज़्यादा आवश्यकता है, जिस तरह के हालात कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर राकेश ठकोरिया जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर राकेश, हम सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहेंगे। जिस तरह का बयान दिया है यूएन के महासचिव ने, उन्होंने कहा है कि वैक्सीन आएगी तभी हालात के ऊपर काबू पाया जाना संभव हो पाएगा। आपका रिएक्शन क्या है इस बयान को लेकर? ये तो बिल्कुल ठीक है मैडम। अपन डिजीज के ऊपर तभी काबू पा सकते हैं जब भी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करें। मोर देन 50% पॉपुलेशन में अगर हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, अब वो चाहे इन्फेक्शन हो के हो,
और चाहे वो वैक्सीन के थ्रू इन्फेक्शन होगा तो उतनी ज़्यादा मॉर्टेलिटी ज़्यादा होगी। तो वैक्सीन तो है, एक ही सहारा है वैक्सीन, है कि वैक्सीन आए, ज़्यादा लोगों को लगे, इम्यूनिटी आए, तभी वायरस को इरेडिकेटेड तो तभी किया जा सकता है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान आया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज स्वास्थ्य मंत्रालय का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि 325 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना वायरस नहीं है और संक्रमितों की संख्या जो है वो 12,000 को पार कर चुकी है। इस पूरी परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, है अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कि वायरस नहीं है, और जो संख्या है वो तो अभी बढ़ेगी, लेकिन अगर परसेंटेज देखें जो ग्रोथ का रेट है अभी इंडिया में बाकी जितने भी कंट्रीज हैं, अपन अगर यूरोपियन और बाकी अमेरिकन कंट्रीज से कंपेयर करते हैं तो बहुत कम है। जो डबल होने की जो रेट है वो अपने यहाँ पे कम है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी शायद कम्युनिटी के अंदर इतना ट्रांसमिशन अपने यहाँ नहीं हुआ है जितना कि दूसरे कंट्रीज में हुआ है। जताई जा रही है कि साल के आखिर तक वैक्सीन आ सकती है, इसके विषय में क्या कहना है आपका? जितना मुझे आइडिया है कि मैडम अभी इट विल टेक अराउंड 1 ईयर, 1 साल अभी पूरा लगेगा वैक्सीन आने में, क्योंकि वैक्सीन के बहुत सारे अपने पहले एनिमल के ऊपर ट्राई होता है, फिर ह्यूमन के ऊपर होता है, उसके इफेक्ट देखे जाते हैं, उसके बाद की कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, तब जाके फिर वो लॉन्च की जाती है। तो 1 साल तो लगता ही लगता है वैक्सीन आने में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश हमसे बातचीत करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर के बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ भेज सकता है कोरोना वायरस। जी हां, खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। कश्मीर में तैनात भारतीय सैनिकों को अलर्ट कर दिया गया है। आतंकवादियों की लाशों को हैंडल करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो एक और बड़ी खबर के बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से पाक की नापाक हरकतें लगातार जारी है और पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ भेज सकता है कोरोना वायरस। खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। कश्मीर में तैनात भारतीय सैनिकों को अलर्ट कर दिया गया है। आतंकवादियों की लाशों को हैंडल करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार जम्मू कश्मीर पर जो सीमा है वहां पर गोलीबारी जारी है, लेकिन अब एक बार फिर से पाकिस्तान नए प्लानिंग में जुट चुका है, नए प्लान बनाने में जुट चुका है। और ऐसे में जो खबरें आ रही हैं खुफिया सूत्रों के मुताबिक, उसके अनुसार पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ भेज सकता है कोरोना वायरस। और ऐसे में कश्मीर में तैनात भारतीय सैनिकों को अलर्ट कर दिया गया है। आतंकवादियों की लाशों को किस तरह से हैंडल करना है, इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव। रविंद्र, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि इतने मुश्किल हालात हैं, चाहे हम भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें या पूरे विश्व की बात करें, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आतंकवादियों के सहारे कोरोना वायरस भेजने की वो कोशिश कर रहा है। बॉर्डर पर लगातार गोलीबारी हो रही है। पाकिस्तान सुधरेगा बिल्कुल नहीं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पाकिस्तान की जो है वो सीज फायर वायलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हाल ही हमने देखा कि साल 2019 जो खत्म हुआ 3200 से ज्यादा सीज फायर वायलेशन जो है वो यहाँ पे देखी गई जम्मू कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर में। और वक्तन जो है वो हमारे सेना के जवान, हमारे जो सिविलियन हैं वो भी शहादतें देते हैं। अभी हाल ही में कुपवाड़ा में हमने देखा कि 3 लोगों की जान गई। जोरी में कल परसों ही रात को 2 लोग जो है वो जख्मी हुए और कई मकानात की कई किस्म का नुकसान होता है। तो पाकिस्तान इस कोरोना वायरस की इस जंग में, जबकि उसके लोग भी इस चीज से मुतला है, पूरी दुनिया इस चीज में है, और इस वक्त भी जो है उसकी नापाक हरकतें
जो है वो जारी हैं। ये बहुत जी ही हाँ, दुर्भाग्य। वाकई में शर्मनाक हरकतें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त पीके सहगल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा मामलों की जानकार हैं। पीके सहगल जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये खबरें आई हैं उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि जब सीधी जंग से बात नहीं बनती है तो पाकिस्तान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है भारत के खिलाफ। देखो, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको साफ तौर पे नजर आता है कि सीधी जंग तो हिंदुस्तान के साथ कभी जीत ही नहीं सकता। उसने 4 बार हिंदुस्तान को ललकारा है, उसका नतीजा क्या हुआ वो जानता है। इसलिए वो हर ऐसे तरीके अपनाना चाहता है जिसके माध्यम से वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा सके, हिंदुस्तान को बर्बाद कर सके। 24/7 365 डेज वो कुछ ऐसी सोच में लगा होता है जिसको अगर अपनाने से वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा सके। अभी वो चाहता है कि जो उसके यहाँ लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं उनको टेररिस्ट के बीच में डाल के हिंदुस्तान में पुश किया जाए, ताकि हिंदुस्तान की फौज और वैली के अंदर जो लोग हैं उनको बड़े पैमाने पर नुकसान हो सके। उसमें कोई एथिक्स नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई मॉरल नहीं है, कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन को नहीं बिलीव करता। वो एक घटिया देश है जो बिल्कुल इनह्यूमन तरीके अपनाए करना चाहता है। भारत की जो तैयारियां हैं उसके विषय में आप क्या कहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान तो अपना काम करता रहेगा, उसे भारत की बर्बादी चाहिए, हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन भारत कितना तैयार है इस तरह के हालातों से निपटने के लिए? हम हर प्रकार से तैयार हैं। 99% उसकी कोई भी घुसपैठ सक्सेसफुल नहीं होगी। हम उसके जितने भी इस्माफी के टेररिस्ट हैं उनको बॉर्डर पर ही मार देंगे। और हमने इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं कि उनको मारने के बाद में उनको बॉडीज को सर्च नहीं किया जाएगा जब तक पूरे हर प्रकार की केयर नहीं अपनाई जाएगी। हर प्रकार का क्लोजिंग होगी, हर प्रकार का ध्यान होगा कि किसी प्रकार से किसी भी सिपाही जो है बॉडीज को सर्च करता है या टच करता है उसके ऊपर कोरोना ना हो सके। मेरे मुताबिक ये तो एक इंस्ट्रक्शन है। हमको टेररिस्ट को उस माफे की इज्जत नहीं देनी चाहिए जिसका वो हकदार ही नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो अपने बॉडीज को एक्सेप्ट नहीं करते, वो तो कहते ही नहीं है हमारे घुसपैठी हैं। इसलिए हमको उनको वहीं का वहीं जला देना चाहिए, पेट्रोल और डीजल डाल के। जी हाँ, वाकई में। और लगातार ये बात भी कही जाती है कि अगर कोरोना वायरस है किसी बॉडी के अंदर, और अब तो स्टडीज़ के अनुसार भी ये बात निकल कर आ चुकी है कि अगर किसी के अंदर कोरोना वायरस है और डेड बॉडी है, अगर कोई अन्य व्यक्ति उस बॉडी को छूता है या उसके रक्त को छूता है तो उसके अंदर भी वायरस आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया पीके सहगल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो पाकिस्तान की हरकतें लगातार जारी हैं और जिस तरह की खबर आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ कोरोना वायरस भेज सकता है। खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। कश्मीर में तैनात भारतीय सैनिकों को अलर्ट पर डाल दिया गया है और साथ ही साथ आतंकवादियों की लाशों को किस तरह से हैंडल करना है इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। और एक और बड़ी खबर आई, जैसा कि हम सभी जानते हैं कोरोना वायरस के चलते उद्योग धंधों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, किस तरह से राहत मिल पाएगी। और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात की है। अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभावों को लेकर समीक्षा की गई है। छोटे उद्योगों से लेकर एविएशन सेक्टर तक को नुकसान पहुंचा है। सरकार से प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद की जा रही है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से आज मुलाकात हुई है वित्त मंत्री सीतारमण और प्रधानमंत्री के बीच में, और ऐसे में अर्थव्यवस्था पर महामारी के किस प्रकार के प्रभाव पड़ रहे हैं, छोटे उद्योगों को किस तरह से उबारा जाए, एविएशन सेक्टर की किस तरह से सहायता की जाए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विचार विमर्श हुआ। सरकार से प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद भी अब की जा रही है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की आज मुलाकात हुई है। अर्थव्यवस्था पर महामारी के किस प्रकार के प्रभाव हैं इसको लेकर समीक्षा की गई है, चर्चा की गई है। और जैसा कि लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उद्योग धंधों की अगर बात की जाए तो ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि पूरी तरह से चौपट होने की कगार पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार से प्रोत्साहन पैकेज की अब उम्मीद की जा रही है।
और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। दीपक राय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। दीपक जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि पैकेजेस तो पहले भी केंद्र सरकार ने दिए हैं, लेकिन आपके अनुसार और क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है? किस प्रकार के पैकेजेस की आवश्यकता है हर उद्योग को, हर धंधे को, क्योंकि हर सेक्टर पर इस कोरोना वायरस की मार देखने को मिल रही है। जी, सबसे पहले देखिए, इसमें तो सबसे पहले आज जो सर्वाइव करने के लिए लॉकडाउन में खाद्यान्न वस्तुओं की जो वो है, तो उसकी एक तो आपूर्ति जो है वो सप्लाई करने के लिए सप्लाई जो उसकी मतलब अच्छी तरह बनी रहे। तो सबसे पहले जो किसी उद्योग है, किसी से संबंधित उद्योग हैं, जो किसी आधारित उद्योग हैं, तो इसके लिए सबसे पैकेज देना चाहिए किसानों को, जो उनकी मतलब एक तरह से जो जितनी भी चीजें उनको कंट्रीब्यूट करती हैं खेती से संबंधित, तो उस उद्योग से जो जरूरत जितनी चीजें उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। और जो जैसे छोटे छोटे उद्योग हैं, एमएसएमई में भी हैं, और जो किसी आधारित उद्योग हैं, गाँव में जो उद्योग है छोटे, तो उनको जहाँ पे कोरोना का वो महामारी नहीं फैली हुई है, तो वहाँ पे बढ़ाएंगे तो उससे बहुत अधिक फायदा मिलेगा कि जिससे और भी चीजें हैं, अर्थव्यवस्था संबंधित चीजें हैं, तो उससे भी और अधिक फायदा मिलेगा। और जो ई कॉमर्स है, सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं, तो उनको भी धीरे धीरे अलाउ करके और जितनी अगर उनको पैकेज दे सकते, इकोनॉमिक पैकेज छोटे छोटे मतलब इंस्टॉलमेंट भी दें, तो उससे अधिक फायदा मिलेगा, अर्थव्यवस्था में एक तरह से गति पकड़ेगी। अच्छा दीपक जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, लगातार जीडीपी के बारे में बात की जा रही है, तमाम विपक्षी दल भी जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, क्या वाकई में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो धड़ाम पर पहुंच रही है? और जैसा कि प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है या अन्य जो बड़े नेता हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है, वित्त मंत्री के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारी कोशिश है कि अर्थव्यवस्था को हम सुधारें, उसमें कुछ बूस्ट देने की कोशिश करें और लोगों की सहायता करने की कोशिश करें, तो आप उम्मीद करते हैं कि कोई प्रोत्साहन पैकेज जो है उनकी किसी प्रकार की कोई घोषणा हो सकती है जल्दी ही? चलिए देखिए, आज जिस हिसाब से विपक्ष प्रोजेक्ट कर रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, ये है वो चीज नहीं है। अभी देखिए 2 महीना हुआ है, तो इससे बहुत अधिक इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। ये तो जरूरी कि इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, अभी इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे चीजें सुधरती जाएंगी, अभी जैसे 20 अप्रैल से चीजों में राहत दी जाएगी और मतलब और भी जो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, तो इससे अगर देखिए 2-3 महीना और भी अगर इफेक्ट करता है, तो उसके बाद हम मेहनत करके चीजों को रिकवर कर सकते हैं। और कुछ ऐसी बात नहीं है, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, पब्लिक भी साथ दे, तो जितने उद्योगपति मिलकर बैठ करें और तो 2-3 महीने बाद अगर हम मेहनत करते हैं, तो जो आज कही जा रही थी भारतीय व्यवस्था बहुत खराब है, आगे भी खराब होगी, ऐसी चीजें नहीं है। हमारे में दम है, फंडामेंटली हमारे सभी जितने इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, तो वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। और आगे भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हर किसी को सपोर्ट कर रही है, तो उससे आगे चीजें जो सुधरेंगी और डेफिनेटली 2-3 महीने बाद हम फिर से उसी जिस पट्टी पे थे उसी पे आ जाएंगे। अच्छा, आईएमएफ की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा एक बात कही गई, उन्होंने कहा कि चीन और भारत की ही एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्थाएं रहेंगी जो कि ग्रोथ में रहेंगी और कुछ पॉजिटिव संकेत वहां से आएंगे। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, जिस तरह का बयान दिया गया? नहीं तो देखिए, आईएमएफ भी देख रहा है कि हमारे जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, और इंडियन इकोनॉमी इतना बड़ा मैन पावर है, सब कुछ है असल से, और भी जो रिसोर्सेज हैं, तो उन सब चीजों को देखते हुए और जो हमारे यहाँ मैन पावर, जो क्वालिटी मैन पावर है, तो अगर सही डायरेक्शन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से और भी हमारे जो कंट्रीब्यूट करते हैं चीजें, इकोनॉमिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उससे बहुत जल्दी हम चीजों को रिकवर करेंगे और बहुत जल्दी जो अर्थव्यवस्था को एक रफ्तार मिलेगी। ये तो जरूरी है। जो आज 2-3 महीने का जो गैप, इसमें बहुत बड़ा डेंट लगेगा इंडियन इकोनॉमी को, तो आज इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आज हमारे फैक्टर्स बहुत ही, इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ही स्ट्रांग है, और गवर्नमेंट भी जो पैकेज दे रही है, पैकेज देते रहना चाहिए। जो जो सेक्टर इससे बहुत अधिक इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे ख्याल सभी सेक्टर इफेक्ट होंगे, तो सभी को धीरे धीरे गवर्नमेंट ने भी दिया भी है, बहुत टाइमली पैकेज दिया है कि हर चीज माफ किया है, कंप्लायंसेज में, टैक्स कंप्लायंसेज में और चीजों में, तो डेफिनेटली हम 2-3 महीने में रिकवर कर लेंगे चीजों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमसे बातचीत करने के लिए। आर्थिक मामलों के जानकार दीपक राय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, काफ़ी पॉजिटिव वो साउंड कर रहे थे, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से ये बात कही जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता करने की कोशिश की जा रही है, उद्योग धंधों को उठाने की एक बार फिर से कोशिश की जाएगी। जैसे ही इस तमाम
महामारी से हम उबर कर सामने आएंगे। और इस बीच जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है कि जल्दी ही सरकार की तरफ से प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद की जा सकती है। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें, कोरोना वॉरियर्स के हमलावरों पर अब एनएसए लगेगा। जी हां, सरकार ने टीम 11 की बैठक के बाद ये फैसला लिया है। मुरादाबाद में 7 महिलाओं समेत 17 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एनएसए इनके ऊपर लगाया गया है। हमलावरों की संपत्ति से नुकसान की भरपाई की जाएगी। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। टीम 11 की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। मुरादाबाद में 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही 10 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं और सभी पर एनएसए लगने जा रहा है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। पुनीत, सबसे पहले सरकार के इस फैसले के विषय में जानकारी आप हम तक पहुंचाइए। देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि कोरोना वॉरियर्स यानी कि पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मी पर अगर किसी भी तरह का कोई प्रहार करता है, उनसे अभद्रता करता है तो रासुका लगेगा, एनएसए के तहत कार्रवाई करी जाएगी। और मुरादाबाद में जिस तरीके हमने देखा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पर जो हमला हुआ है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने गंभीर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इसमें 10 पुरुष और 7 महिलाएं गिरफ्तार करी गई, जिनके ऊपर एनएसए लगाया जाएगा। एक मैसेज सीएम योगी आदित्यनाथ सभी को देना चाहते हैं जो लोग कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं कि सरकार चुप नहीं बैठेगी। अगर ऐसे समय में जो लोग सेवा में लगे हुए हैं और उनके ऊपर हमला होता है तो कहीं ना कहीं सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। जैसे मुरादाबाद के नागफनी इलाके के नवाबपुर स्थित हाजी ने वाली मस्जिद के पास में सरताज अली की मौत हुई थी, उसके बाद उनको परिजनों को लेने जब गई टीम तो उनके ऊपर जो हमला हुआ है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सीधे तौर पे आदेश दिया गया जिला प्रशासन को कि एनएसए लगाइए, इसके अलावा अन्य भी जो भी धाराएं लगती हैं इनके ऊपर लगाइए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। जी, हमने तस्वीरें अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाई। हमने देखा कि इस तरह से महिलाएं जो थीं वो छतों के ऊपर पत्थर इकट्ठा कर रही थीं। और जो ये पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति था जिसे एम्बुलेंस में बिठाया गया। वो कह के जाता है कि मैं कुछ सामान लेने जाता हूं, उसके बाद वो लौट के आता है, फिर अचानक से पथराव शुरू हो जाता है। ये किस प्रकार की मानसिकता है, किस प्रकार की साजिश है, जहां पर एक तरफ डॉक्टर आपको बचाने की कोशिश कर रही हैं और वहीं दूसरी तरफ उनके ऊपर आप इस प्रकार से हमला करते हैं? देखिए, सीधे तौर पे कहीं ना कहीं ये एक अलग तरह की मानसिकता के लोग हैं जो इस वक्त इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि कोरोना ना तो कोई जाति जानता है, ना कोई धर्म जानता है। और सरताज अली जिनकी मौत हुई थी, उनके जितने भी करीबी थे, जिनके संपर्क में वो लोग आए थे, उनको केवल क्वारंटाइन किया जा रहा था, उनकी जांच होती ताकि ये संक्रमण और लोगों में ना फैले। लेकिन पूरा प्री प्लान था। वो आदमी एम्बुलेंस से उतरता है और सीधे कह के जाता है कि मैं एक सामान लेने जा रहा हूँ और थोड़ी देर में वापस आता हूँ। जैसे ही वापस आता है, सैकड़ों लोगों की भीड़ उसके साथ आती है। छतों पर ईंटें एकत्र करी गई थी। हालांकि पुलिस टीम या स्वास्थ्य विभाग की टीम इससे अनजान थी कि इस तरीके का हमला हो जाएगा। पहले लोग कोऑपरेट कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने एकदम से हमलावर हो गए। हालांकि हमलावरों को सबक सिखाने के लिए यूपी सरकार बड़ी कार्रवाई कर रही है। एनएसए लगाया जाएगा, 1 साल तक इनकी जमानत नहीं होगी और सबसे बड़ी बात, इसके अलावा अन्य धाराओं में भी इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। जी, अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम में जो डॉक्टर्स थे और जो पुलिसकर्मी थे जो जख्मी हुए हैं, उनकी फिलहाल किस प्रकार की स्थिति है? देखिए, जो इससे मेन डॉक्टर जख्मी हुए थे, डॉक्टर एससी अग्रवाल, उनका इलाज चल रहा है, वो अब ठीक है। ईएमटी पंकज सिंह, चालक मुनिराज सिंह, फार्मासिस्ट संजीव समेत 5 लोग घायल हुए थे। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि इसमें किसी को बहुत ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई थी। उनका प्राथमिक तौर पर इलाज किया गया है और कुछ लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन वो खतरे से बाहर है। और सीधे तौर पे अगर इस तरीके की कार्रवाई सूबे के मुख्यमंत्री नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हमको बराबर देखने को मिलेंगी, जिस तरीके की, चाहे वो उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी ये घटनाएं हो चुकी हैं। लोग हिंसक हो जाते हैं और सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला कर देते हैं। लेकिन सीधे एक मैसेज दिया है सीएम योगी ने कि अगर कोरोना वॉरियर्स के ऊपर किसी तरह का कोई हमला हुआ, अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ तो कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत मोहन हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त हाजी इकराम कुरैशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। हाजी साहब, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये घटना घटी है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? एक तरफ डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं जो लोगों की सेवा करने में जुटे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर इस तरह से पत्थरबाजी की जानी जो घटना है, जिस तरह की पूरी घटना हमने देखा, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, घटना की मैं निंदा करता हूँ जी,
घटना जो भी हुई है बिल्कुल खराब हुई है, लेकिन थोड़ा सा गलतफहमी में आ गए लोग। जिस तरह एक ही परिवार में 2 मौतें हो चुकी थी और फिर उसी परिवार के कुछ लोगों को जब ये लेने के लिए आए तो मोहल्ले के लोगों ने उसको इस वजह से कि जितने लोग अभी तक इन्होंने क्वारंटाइन किए हैं उन लोगों का मैसेज खराब आ रहा है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। नहीं देखिए हाजी साहब बहुत ही तहजीब के साथ ये जो किंतु परंतु आप लगाते हैं ना कि वहां पर डॉक्टर पहुंचे थे और वहां पर कुछ गलत फहमी हो गई, चाहे मीडिया की बात करें, पुलिस कर्मियों की बात करें, आपके माध्यम से भी लगातार लोगों को सजग किया जा रहा है। ये बात कही जा रही है कि अगर किसी भी परिवार में कोरोना है तो उनकी फैमिली को आइसोलेशन सेंटर में लेकर जाया जाता है, उनका इलाज किया जाता है। तो किंतु परंतु की बात कहां से आ गई? और अगर ऐसी किसी तरह की गलतफहमी थी तो क्या उसका अंजाम पत्थर मारना हो सकता है क्या, या किसी की जान लेना हो सकता है? मैं बिल्कुल गलत हुआ है, मैं उसकी निंदा कर रहा हूं। मैं आज लेकिन आप किंतु परंतु भी लगा रहे हैं, निंदा के साथ आप किंतु परंतु भी लगाते हैं। किंतु परंतु में नहीं लगा रहा, मैं किंतु परंतु नहीं लगा रहा है। जो कुछ हुआ है बुरा हुआ है। डॉक्टरों का सम्मान करना चाहिए, पुलिस का सम्मान करना चाहिए, प्रशासन के अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए। वो हमारी जान बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अपनी जान को खतरे में डालने के बाद हमारी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। चलिए, वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए कुरैशी जी। MC त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व DGP हैं। त्रिवेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही निंदनीय है और सोच का विषय है कि ऐसी घटना ये पहली मुरादाबाद में नहीं हुई, कई स्थानों पर पहले भी हो चुकी है। डॉक्टरों के साथ बदतमीजी, नर्सों के साथ बदतमीजी करना या जानबूझ के अपने को छिपाए रहना है जानते हुए कि कोरोना वायरस है। तो आवश्यकता इसमें यह है कि जो लोग ऐसा करवा रहे हैं उन तक पहुंचा जाए। ये जाहिल लोग फुटबॉल करते हैं, मारपीट कर दिया उन्होंने तो कर रहे हैं, लेकिन कोई इसके पीछे जरूर हाथ है। और इसको हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों के जो लीडर्स हैं उन्हें इस बात को स्वीकार करना चाहिए। और वो तो स्वीकार नहीं करेंगे ना। अभी विधायक साहब जो हैं हाजी इकराम कुरैशी जी, उनसे बातचीत हमारी हो रही थी। उन्होंने शुरुआत इस बात से की कि मैं इस पूरे घटनाक्रम की निंदा करता हूं, किंतु जब किंतु परंतु लगा दिया जाता है तो निंदा आप किस प्रकार से करते हैं? क्या किसी को पत्थर मारना और स्पेशली डॉक्टर्स को पत्थर मारना, पुलिस वालों को पत्थर मारना, किसी भी किंतु परंतु से इस बात को लेकर कोई एक्सक्यूज दिया जा सकता है क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है। और ये घटना सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, इंदौर में देख लीजिए, आप कर्नाटक में चले जाइए, वहां पर देख लीजिए, पंजाब में हमने पूरा घटनाक्रम देखा। ये किंतु परंतु किस बात के लिए, किस प्रकार की मानसिकता है ये? भाई मैं कह रहा हूँ कि दुर्भाग्यवश मुस्लिम समाज में ही लीडरशिप क्रिएट नहीं हो रही है। इनको पॉलिटिकल लीडरशिप भी क्रिएट करनी नहीं आती और मजहबी लीडरशिप भी। जो मजहब में अंधविश्वास फैलाते हैं उनके पीछे तो भागते हैं, और जो राजनीति में भी पीछे हैं, और पूरी कम्युनिटी बाहर पीछे है। मतलब न तो सही पढ़ेंगे, न सही वैज्ञानिक सोच रखेंगे, तो ऐसा ही होता रहेगा। इसीलिए मैं ये बात कह रहा था कि ये मतलब हिंदुओं में भी ऐसा नहीं कि हिंदू में नहीं, लेकिन हिंदू कम से कम मान तो जाता है, बात को समझने की कोशिश तो करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें लीडरशिप की आवश्यकता है। खुद सोचना चाहिए बैठ के कि हम अगर जब तक लीडरशिप नहीं करेंगे हमारी कम्युनिटी इसी तरह पीछे रह जाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? NSA लगाने की बात कही गई है, इस तरह के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, आप क्या कहेंगे इसके विषय में? इसलिए मैं इसको सपोर्ट करता हूं, इसलिए कि अगर शुरू में पहली घटना होती तो मैं नहीं सपोर्ट करता, क्योंकि वो तो हो सकता है कि जहालत में कुछ लोगों ने कर दी, लेकिन चूंकि लगातार हो रही है इसका मतलब है इसके पीछे लीडरशिप है। और इसके लिए चाहिए कि NSA जैसा
कुछ स्ट्रांग लगाया जाए जिससे ऐसे लोग अंदर रहें काफी दिन तक। जी, ये जो बात कह दी जाती है ना कि मासूम लोग थे, उन्हें जानकारी नहीं थी, जहालत की वजह से ऐसा हो गया, ये एक्सक्यूज किस प्रकार से दिए जा सकते हैं? टेलीविजन के ऊपर आप चले जाइए, कोई भी खबर आप उठा के देख लीजिए, हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं, पूरे देश में लॉकडाउन है। ये बात कहना कि जानकारी नहीं थी या अफवाहों के झांसे में आ गए, ये तो किसी तरह से हजम नहीं होती है ना बात। ये किस तरह से हजम करे आम व्यक्ति? नहीं, ये तो बिल्कुल ही मैं ये कहना बहुत बड़ा एक बहाना बनाना है, क्योंकि मारने और डॉक्टर को घायल कर देना, इसके लिए किसी जानकारी की जरूरत थोड़ी है। ये तो कॉमन सेंस है कि आप पुलिस और डॉक्टर जब ड्यूटी पर आए हैं तो आप उनको नहीं मारेंगे। आपको शिकायत है तो दूसरे सीनियर अफसर से शिकायत कीजिए, गवर्नमेंट में कहिए। लेकिन ये उनका जो कंडक्ट है ये टोटली इनएक्सक्यूजेबल है। और ये मैं नहीं कहूँगा, मैं तो चाहता हूँ कि मुस्लिम लीडरशिप सामने आए, कहे और अपने को बदले। दुर्भाग्य में जब तक ये नहीं बदलेंगे। संख्या में ऐसे मुसलमान भी हैं जो लगातार इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है और कोरोना वायरस की लड़ाई में हम सबको मिलकर लड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया द्विवेदी जी हमसे बातचीत करने के लिए। और पूर्व डीजीपी हमारे साथ थे और जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है, NSA लगाया जाएगा ऐसे लोगों पर जो पुलिस के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर हमला करते हैं। मुरादाबाद में जिस तरह की घटना हुई, 7 महिलाओं समेत 17 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। और फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।